तो हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक और न्यू सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सीरीज आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है क्योंकि ये बाकी सीरीज से बिल्कुल हटकर है, क्योंकि ये कहानी इमोर्टल्स और एलियंस के बीच की है। और यहाँ पर हर शख्स एक दूसरे के सेक्ट पर हमला करके उसके सेक्ट के ट्रेजर्स को चुराने की कोशिश करता है, और उसके लिए वो लोग जो रास्ता चुनते हैं वो रास्ता है शादी। एक सेक्ट दूसरे सेक्ट के साथ रिश्ता जोड़कर उसके साथ शादी करता है, और फिर शादी की रात ही वो लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह ये कहानी फिर आगे बढ़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस सीरीज को। तो कहानी की शुरुआत में ही हमें बता दिया जाता है कि होंग फैमिली के पास एक सीक्रेट ट्रेजर मौजूद है, जिसके बाद बाकी फैमिलीज पर वो लोग काफी ज्यादा दबाव डाल सकते हैं, और सीक्रेट ट्रेजर की वजह से उनकी फैमिली की रेपुटेशन भी काफी अच्छी हो गई है। मगर किस्मत हमेशा उनका साथ देने वाली नहीं थी, क्योंकि जहाँ अच्छा वक्त होता है वहाँ पर बुरा वक्त भी आ जाता है। यहाँ पर टाइशुआन टावर नाम का भी एक ऐसा पैलेस मौजूद है, जहाँ पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो कि उस सीक्रेट ट्रेजर को हासिल करना चाहते हैं, और वो लोग चुपचाप ये काम कर रहे होते हैं। और इस मर्तबा होंग फैमिली ने अपने यंग मास्टर की 8 शादियां करा दी होती हैं, और इस मर्तबा उसकी 8वीं बीवी भी यहाँ पर पहुंच गई थी। और 8वीं बीवी का मतलब है 8वें सेक्ट के ट्रेजर्स, वो भी उसके साथ ही अब इन लोगों को मिलने वाले थे। और वहाँ पे मौजूद लोग वो कहते हैं कि आखिर होंग फैमिली वो ऐसा कर क्यों रही है, उनके ट्रेजर में आखिर ऐसी क्या खास बात है। तो दूसरा वॉरियर बताता है कि वो ट्रेजर कोई मामूली ट्रेजर नहीं है, वो जिसके पास भी होता है इमोर्टल सारे के सारे उसके इशारों पर नाचना शुरू हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर भी वहाँ पर मौजूद होता है, और वो उन लोगों की बातें सुन रहा था। वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर इमोर्टल अलायंस वाले लोग इतने बेवकूफ तो नहीं होंगे, वो लोग जबरदस्ती ये ट्रेजर इन लोगों से छीन क्यों नहीं लेते। और हमें वहाँ पे एक लड़की की आवाज भी आ रही होती है जो कि उस कैरेज के अंदर होती है। वो कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे फौरन घर ले जाओ। मगर वो वॉरियर्स कह रहे होते हैं कि इमोर्टल अलायंस वाले बेवकूफ नहीं है कि वो अपने इमोर्टल्स के साथ होंग फैमिली पर हमला करके उनसे वो ट्रेजर छीन ले। मगर जहाँ तक मैं जानता हूँ, आज टाइशुआन का कोई असैसिनेटर यहाँ पर आने वाला है, और अगर उसने होंग फैमिली का काम तमाम कर दिया तो फिर आज से ये सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। और हमें वहाँ पर होंग फैमिली के एक यंग मास्टर को दिखाया जाता है। वो जब ये बात सुनता है तो वो भागते हुए अपनी जान बचाता है और कहता है कि मैं टाइशुआन सेक्ट के असैसिनेटर के हाथों नहीं मरना चाहता, क्योंकि वो लोग जब तक किसी को मार न दे तब तक उसे छोड़ते नहीं है। मगर उस लड़के का फादर वो उससे कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी बीवी वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम बुज़दिलों की तरफ भाग रहे हो। क्या तुम्हें भागने की ट्रिक्स मालूम नहीं है? तुम आराम से अपनी जान बचाकर निकल सकते हो। तुम्हें बस किसी ऐसे की जरूरत है जो कि हूबहू तुम्हारे जैसा दिखता हो। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उस कैरेज की तरफ आता है जहाँ पर एक दुल्हन बैठी हुई होती है। वो उसके करीब आकर कहता है कि चलो अब अपने हस्बैंड को अपना दीदार तो कराओ। मगर वो लड़की कहती है कि यंग मास्टर इतनी भी क्या जल्दी है, हमने अभी हेवन के आगे सर नहीं झुकाया है, न ही हम लोग अपने मेरे चेम्बर में गए हैं। मगर वो लड़का जैसे ही उसका घूंघट उतारता है तो वो लड़की अंदर से एक रोबोटिक लड़की निकलती है, और वो उस लड़के का गला पकड़ लेती है। ऊपर खड़ा हुआ हमारा मेन हीरो जब ये देखता है तो उसे पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। मगर वो रोबोटिक गर्ल चिल्लाते हुए अजीब तरह की आवाजें निकाल रही होती है, और लोगों से कह रही होती है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे मेरे घर ले जाओ। और उस कैरेज के सामने खड़े हुए लोग जब ये देखते हैं तो वो उस यंग मास्टर को ही बुरा समझने लगते हैं कि शायद वो कोई घटिया इंसान है और उस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। इतने में जियांग फौरन से अपनी सोर्ड वो नीचे की तरफ भेजता है, तो वो सोर्ड फौरन से उस कैरेज के अंदर जाकर उस रोबोटिक गर्ल की आंख के आर पार निकलते हुए सीधा उस यंग मास्टर को वहां से दूर ले जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि उस कैरेज के अंदर फिर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके बाद हमें होंग फैमिली के उस मास्टर को दिखाया जाता है। वो कहता है कि देखा, हमें कामयाबी मिल गई, हमारा काम आसान हो गया। और वो यंग मास्टर भी कहता है कि फादर एक मर्तबा में इस ट्रेजर को अच्छी तरह से समझ लूं, उसके बाद फिर मैं इन किलर से अपनी जान बहुत ही आसानी से बचा सकता हूँ, और मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल को भी अचीव कर सकता हूँ, जिसके बाद मैं हर रोज एक नई लड़की से शादी करूंगा। यानी कि इमोर्टल अलायंस के जितने भी 9 सेक्ट्स हैं वो सारे के सारे फिर मेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि मैं हर एक सेक्ट के साथ अपना रिश्ता जोड़ लूंगा।
ये बात सुनकर उसका फादर जोर जोर से हंस रहा होता है। इतने में एक स्वॉर्ड उसके सिर के पीछे से आते ही उसके मुंह से निकल आती है, जिससे उसका काम वही तमाम हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है वहां पर कोई और नहीं बल्कि जियांग होता है। उसे देखकर वो यंग मास्टर डर सा जाता है और कहता है कि आखिर तुम हो कौन। मगर जियांग फौरन से वो उस ट्रेजर को लेकर अपने हाथों में रखकर उसे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और वो यंग मास्टर कहता है कि आखिर तुम इस ट्रेजर के बारे में कैसे जानते हो, तुम इसे कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो। ये कहते ही वो जैसे ही अपने ट्रेजर के लिए झपटता है तो फिर जियांग उसे उठाकर पीछे फेंक देता है और उस ट्रेजर को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करता है तो वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है और उसके हाथों में चिपक जाता है, जिसके बाद वो अलग अलग शेप भी लेने लगता है। ये देखकर वो यंग मास्टर कहता है कि तुम्हें इस ट्रेजर के बारे में कैसे नॉलेज है, तुम इस ट्रेजर को इतनी आसानी से कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो फिर जियांग अपनी स्वॉर्ड से उस वॉरियर को मारते हुए कहता है कि ये ट्रेजर मेरा ही है, मैं ही इसका मालिक हूँ। इसी के साथ ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें मास्टर ज्यू को दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्ट की मास्टर थी। उसके सामने बहुत सारे डिसाइपल्स खड़े होते हैं और वो उसे बताते हैं कि टाइशुआन सेक्ट के डिसाइपल्स वो न सिर्फ रूथलेस है बल्कि वो लोगों को बहुत ही बेदर्दी से मारते हैं। हम लोग नहीं जानते कि हम लोग टाइशुआन टावर के साथ अपना मैरिज अलायंस कैसे बना सकते हैं, मगर मास्टर जूशियान कहती है कि हमारे जितने भी अलायंस थे वो सारे के सारे हमारे ही ट्रेजर्स के पीछे पड़े हुए हैं और अगर हम लोगों ने बहुत जल्द अपना कोई न्यू अलायंस न बनाया तो हमारे ही अपने अलायंस वो बहुत जल्द हमें ही मार डालेंगे। हमें टाइशुआन सेक्ट की उस डीमन सप्रेसिंग बेल को किसी तरह हासिल करना होगा। हमारे पास सरवाइव करने का सिर्फ वही एक ऑप्शन है। मगर वहाँ पे खड़ी हुई लड़की कहती है कि हमें सिस्टर शाओयू की शादी वहाँ पे नहीं करनी चाहिए। अगर हम लोगों ने वहाँ पर उसकी शादी करा दी और बाद में उन लोगों ने सिस्टर पर टॉर्चर करना शुरू कर दिया तो शायद वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मेरे ख्याल से उनकी जगह आप मेरी शादी करवा दीजिए। मगर वो सेक्ट मास्टर कहती है कि तुम्हारी शादी करवा दूं, तुम्हारे दिल में जो कुछ होता है वो तुम्हारे मुंह पर नजर आ रहा होता है, तुम किसी चीज को छुपा नहीं सकती। मगर जहाँ तक बात शाओयू की है तो वो इस मामले में बहुत ही अच्छी है, वो अपने सीक्रेट्स को बहुत अच्छी तरह से छुपा सकती है। ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें टाइशुआन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मास्टर टाइशुआन मौजूद होता है और वो कहता है कि जब मैंने टाइशुआन सेक्ट को एस्टेब्लिश किया था तो मैंने सबसे पहला काम ये किया था कि मैंने यहाँ पर ये टावर खड़ा किया था। ये टावर हमारे सेक्ट को इस तरह रिप्रेजेंट करता है कि हम बाकी सारे के सारे सेक्ट्स के सामने ऊंचे खड़े हुए हैं और कोई भी हमारे कद को नहीं पहुंच सकता। हम ऊंचाई से सबको देख सकते हैं मगर हमें कोई नहीं देख सकता। इतने में हम देखते हैं जियांग वहां पर आता है और वो दो पोटलियों में उन दोनों ही मास्टर्स का सर लेकर आता है और वो एक ब्लड पूल में लाकर फेंक देता है और वो वहां मौजूद अपने फादर से कहता है कि मैं अब थोड़ा सा छुट्टियों में जाना चाहता हूँ, मैं ये काम काफी लंबे टाइम से कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाहता हूँ। मैं जब वापस आऊंगा तो तुम लोगों के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आऊंगा और तुम लोगों को मेरा पीछा करने की भी जरूरत नहीं। मगर उसका फादर कहता है क्या तुम भूल गए हो कि आज कौन सा दिन है, हम लोगों को इमोर्टल अलायंस को ज्वाइन करना है तो उसके लिए तुम्हारी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, सब कुछ तुम पर ही तो डिपेंड करता है। ये सुनकर जियांग कहता है कि क्या तुम लोगों ने सारा मलबा मेरे ऊपर डाल दिया है और तुम लोगों को ये लगता है कि मैं ज्यूशियान सेक्ट से वो डीमन सेपरेशन बेल लेकर तुम लोगों को दे दूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि ये काम करना है तो फिर हम लोग उन पर हमला करके ये काम कर देते हैं। मैं उन लोगों का पूरा सेक्ट ही मिटा दूंगा, मुझे इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बस मैं उस लड़की शाओयू के साथ शादी नहीं करना चाहता। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद जियांग की सिस्टर कहती है कि फादर आपने सुना ब्रदर क्या कह रहे हैं, हम उन सब के सब को मार डालते हैं और फिर मैं उन्हें अपना एक कॉर्प टॉय बना लूंगी। मगर वहाँ पर जियांग का एक और ब्रदर होता है और वो कहता है कि अगर जियांग शादी नहीं करना चाहता तो मैं कर लेता हूँ। जिस पर उसका फादर और गुस्से में आकर कहता है तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, हमें हर काम फोर्स के जरिए नहीं करना चाहिए, कुछ काम प्यार मोहब्बत के साथ भी निपटाए जा सकते हैं। ज्यूशियान सेक्ट ने अपना ओल्ड मास्टर खो दिया है और वो लोग अब इमोर्टल अलायंस का हिस्सा बनने के भी लायक नहीं रहे क्योंकि उनकी पोजीशन अब अनस्टेबल हो गई है। वो लोग इमोर्टल अलायंस में सबसे वीक हो चुके हैं। तो जियांग कहता है मेरा फिर उनके साथ क्या लेना देना। तो उसका फादर कहता है कि तुम जानते हो ना कि आज से 3 साल पहले मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और उसके बाद ही हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था कि तुम्हें मेरे 10 टास्क कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग एक बराबर लेवल पर आ जाएंगे। उसके बाद तुम अपना अलग रास्ता चुनना चाहो तो तुम चुन सकते हो। तो जियांग कहता है कि हाँ 5 टास्क तो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, बाकी 5 ही रहते हैं। जिस पर उसका फादर कहता है कि
ये टास्क कंप्लीट कर दो, उसके बाद हमारी पोजीशन सेम होगी। जरा एक मर्तबा अपने दिल पर हाथ रखो और बताओ कि क्या हमने तुम्हें कभी भी अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया है? क्या मेरी इस एडॉप्टेड डॉटर ने भी तुम्हें अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया? तो जियांग कहता है कि हाँ, इस सिस्टर की बात जहाँ तक मुझे पता है, ये मुझे एक और बॉडी में कन्वर्ट करना चाहती है, बाकी सब कुछ ठीक है। मगर उसका फादर कहता है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें इस शादी को ज्यादा लंबा चलाना ही नहीं है, तुमने बस शादी करनी है और शादी की रात ही ब्राइडल चेम्बर में जाते ही उस दुल्हन को मार डालना है। और उसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर जियांग, अपनी दुल्हन को कुछ ज्यादा जोर से मत मारना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि उसकी बॉडी बिल्कुल सही सलामत हो। ये बात सुनने के बाद जियांग उनकी बात मान जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जियांग यू की शादी यहाँ पर शाओ यू के साथ हो रही होती है और वो लोग यहाँ पर शादी की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर रहे होते हैं और वहाँ पर उन लोगों के मास्टर्स और बाकी के डिसाइपल्स भी मौजूद होते हैं। दोनों ही सेक्ट ये बात जानते थे कि वो लोग ये शादी क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर दोनों ही हस्बैंड एंड वाइफ अपने मास्टर्स के आगे झुकने के बाद फिर एक दूसरे के आगे झुकते हैं और वहाँ पे मौजूद जो शख्स उनकी शादी करवा रहा था वो उन्हें कहता है कि ठीक है, अब तुम लोग ब्राइडल चेम्बर में जा सकते हो, यानी कि अब तुम लोग मियां बीवी बन चुके हो। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अपने ब्राइडल चेम्बर में बैठी हुई होती है और जियांग वो उस रूम में एंटर होता है और उसे अपनी दुल्हन अपने सामने नजर आ रही थी, मगर उसे पलंग तोड़ने के बजाय उसका सर फोड़ने में ज्यादा इंटरेस्ट था। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ज्यूशियान और टाइशुआन वो दोनों ही बाहर मौजूद होते हैं और यहाँ पर ज्यूशियान उससे कहती है कि मैंने अपनी डिसाइपल की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करवा दी है, अब हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो कंप्लीट हो गया है, इसीलिए वो डीमन सप्रेसिंग बेल हमें दे दो ताकि हम उस पर थोड़ी सी स्टडी कर सके। तो टाइशुआन कहता है इसमें इतनी जल्दी क्या है? तो वो लेडी कहती है कहीं तुम अपनी बात से मुकर तो नहीं रहे? तो टाइशुआन कहता है कि ये एग्रीमेंट तुम्हारे ज्यूशियन सेक्ट और मेरे टाइशुआन सेक्ट के बीच में हुआ है, हम लोग यहाँ पर एक अलायंस बना रहे हैं और एक दूसरे के ट्रेजर्स एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे ताकि हम लोग उन ट्रेजर्स पर थोड़ी सी स्टडी करें। मगर जहाँ तक बात ज्यूशियन सेक्ट की है तो मैं अभी भी देख रहा हूँ कि तुम लोग अपने सेक्ट की वो डीमन सप्रेसिंग बेल अपने साथ लेकर नहीं आए हो। मगर मास्टर ज्यूशियन कहती है कि यहाँ पे हर जगह किलर्स और असैसिनेटर्स फैले हुए हैं, मैं वो बेल अपने साथ हर जगह लेकर फिर तो नहीं सकती। और यहाँ पर जियांग यू जब वो उस लड़के के करीब जाता है तो वो लड़की अपने ऊपर से कपड़ा हटाने वाली थी, मगर जियांग कहता है इतने भी क्या जल्दी है, ये कपड़ा हटाने का हक सिर्फ मुझे है, तुम डरो मत, तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा, मैं तुम्हारी बॉडी को भी बिल्कुल सही सलामत रखूंगा, बस कोशिश करना कि नेक्स्ट लाइफ में मेरे आसपास भी मत भटकना। ये कहने के साथ वो जैसे उसे मारने वाला होता है तो अचानक से वो लड़की अपना नाइफ निकालकर उसकी बॉडी में घुसा देती है, जिससे जियांग यू को भी एक जोर का झटका लगता है, उसकी बॉडी से खून निकलने लगा था। और वो लड़की फिर अपने ऊपर से कपड़ा हटाते हुए जियांग यू से कहती है कि तुम अपनी नेक्स्ट लाइफ में मेरे पास मत आना, अगर तुम आना चाहो तो पहले बदला लेने के लिए मुझे ढूंढ कर दिखाना। ये कहने के बाद वो उसकी पल्स को चेक करती है, वो मर चुका है, जिस पर वो कहती है कि कितने अफसोस की बात है, ये लड़का इतना हैंडसम था, ये टाइशुआन का असैसिनेटर है और इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसे खुद कोई असैसिनेट कर देगा। ज्यूशियन सेक्ट की मैजिक बेल वो मेरे पास है और मेरी बॉडी से अच्छी कोई और हो ही नहीं सकती उस बेल के लिए। ये कहने के बाद वो एक छोटी सी बोतल से एक नाइफ डालकर कुछ पॉइजनस चीज निकालती है और जैसे ही वो जियांग यू को मारने वाली होती है तो उसकी बॉडी में मौजूद पहले वाला पॉइजन अचानक से खत्म हो जाता है, जिस पर वो लड़की उसे दोबारा से मारने की कोशिश करती है, मगर जियांग यू वो उसे पीछे धकेल कर वहां से गायब हो जाता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि ये दोबारा जिंदा कैसे हो गया। मगर अचानक से जियांग वो फौरन से उसके पीछे आता है और उसके हाथ पैर पकड़ लेता है और उस पर वार करने के लिए एक नोकीली ब्लेड निकाल लेता है और कहता है कि ज्यूशियन सेक्ट की होली माइडान, तुम्हारी नजर भी उस मैजिक बेल पर है, इसका मतलब ये है कि तुम न सिर्फ मेरे साथ धोखा कर रही हो बल्कि अपने सेक्ट के साथ भी धोखा कर रही हो। मगर चाओ यू वो जियांग से कहती है कि तुम्हारी मेरिडियंस को मैंने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर तुम फिर भी ठीक हो गए हो और अपनी जगह से मूव भी कर पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम भी नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो। इतना कहते ही वो कुछ हरकत करने की कोशिश करती है तो जियांग वो नोकीला वेपन उसकी बॉडी के अंदर घुसा देता है और हमें दिखाया जाता है कि शाओ यू की बॉडी में मौजूद डीमन
सप्रेसिंग बेल वो दोबारा से वाइब्रेट होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद जियांग उसकी पल्स चेक करता है कि ये लड़की मर चुकी है और कहता है कि ये दिखने में क्यूट है मगर काफी खतरनाक और एक नंबर की झूठी है। वो वहाँ पे मौजूद उस पर्पल चीज को देखता है तो वो कहता है कि ये तो हेवनली डीमन पेस्ट है। लास्ट टाइम जितनी भी 12 लड़कियों की जान गई थी उनकी बॉडी को वाटर फॉर्म में डिसॉल्व करने के लिए इसी पेस्ट को यूज किया गया था। शायद ये लड़की भी ब्लड रेवन हॉल से बिलोंग करती है, मगर हम देखते हैं कि वो लड़की दोबारा से ठीक हो चुकी होती है और वो खड़े होकर जियांग से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। ये कहते ही वो जैसे उस पर हमला करती है तो जियांग उसके अटैक को डॉज करते हुए पीछे हट जाता है और उस पर पलटवार करते हुए जोर से पंच मारने की कोशिश करता है, जिसके साथ उन दोनों के बीच में एक घमासान की लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो लड़की उससे कहती है कि मैं ब्लड हॉल रेवन में गई थी मगर वहाँ पे मौजूद जितनी भी लड़कियां थी वो पहले ही मर चुकी थी और गोल्डन कॉफिन वो भी गायब हो चुका था। और उसके बारे में कहा जाता है कि ये काम एक सेंट थीफ ने किया है और वो सेंट थीफ कोई और नहीं बल्कि टाइशुआन टावर के तुम लोग ही हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही जियांग वो उस पे हमला करता है तो वो लड़की उसे फौरन से रोकती है, जिस पर जियांग नोट करता है कि इस लड़की की हीलिंग एबिलिटी वो बहुत ही कमाल की है। और उस लड़की को लगा कि जियांग वो गलत जगह देख रहा है, जिस पर वो उससे कहती है तुम कहाँ देख रहे हो। ये कहते ही वो उसे पुश करते हुए पीछे धकेलती है तो जियांग पलट कर वापस आने लगा था, जिस पर वो लड़की फिर से उसका जबड़ा तोड़ मुक्का मारती है और बाहर उन लोगों के मास्टर्स एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट कर रहे होते हैं। और टाइशुआन से का वो यंग मास्टर कहता है कि अभी तक दोनों मास्टर्स में से किसी ने भी कोई अटैक नहीं किया है, लगता है कोई ना कोई गड़बड़ है। मगर उसके दिमाग में फिर एक बात आती है, वो कहता है कि कहीं फादर वो जियांग का वेट तो नहीं कर रहे कि वो पहले अपना काम कर ले, उसके बाद ही वो यहाँ पर अपना काम शुरू करेंगे। और वो दोनों ही मास्टर्स एक दूसरे से डीमन बेल्स की डिमांड कर रहे थे, मगर हम देखते हैं कि वो लड़की जो कि टाइशुआन सेक की लड़की थी वो कहती है कि फादर ज्यूशेन अपने साथ डीमन बेल नहीं लाया है, मैं अच्छी तरह से चेक कर चुकी हूँ। ये सुनते ही टाइशुआन वो ज्यूशेन सेक की मास्टर से कहता है कि तुम्हारा 9 इमोर्टल कंपटीशन वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है और अभी तक तुम लोगों ने हमारे साथ अलायंस बनाने के लिए कोई भी सिंसियरिटी शो नहीं की है। अगर मैंने तुम्हारी हेल्प ना की तो तुम्हें 9 इमोर्टल अलायंस से धक्का मारकर निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर ज्यूशेन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, वो डीमन सप्रेसिंग बेल कोई खिलौना है कि जिसके लिए तुम इतने जिद कर रहे हो। तो मास्टर टाइशुआन कहता है कि लगता है कि तुम लोग इस तरह नहीं मानोगे, मैं चाहूँ तो मैं तुम लोगों को आज एक किक मारकर यहाँ से उठाकर बाहर फेंक सकता हूँ। तो ज्यूशेन कहती है अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ, अगर मेरी डिसाइपल शाओ यू वो एक बेवा बन जाए तो भी मुझे कोई परवाह नहीं, मैं उसे उसके हस्बैंड को मारने के लिए जरूर फोर्स करूंगी। मगर यहाँ पे मास्टर टाइशुआन कहता है कि अगर तुम अपनी डिसाइपल को जान से भी मार दो तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, एग्रीमेंट के हिसाब से तुम्हें वो ट्रेजर हमें देना ही होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि शाओ यू वो दोबारा से जिंदा हो चुकी होती है और जियांग से कहती है कि आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, तुम मेरी बॉडी को इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हो। ये कहने के बाद वो दोनों ही फिर से एक दूसरे से दूर हटते हैं और दोबारा से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। शाओ यू इस मर्तबा थोड़ा सा हिम्मत दिखाती है और किसी तरह जियांग को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाती है। इस अटैक की वजह से जियांग को हल्की सी इंजरी भी होती है, मगर वो अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और जाते साथ ही उस लड़की को गले से पकड़ता है और उसकी गर्दन मरोड़ देता है, जिससे वो लड़की फिर से मर जाती है। और डीमन सप्रेशन बेल वो दोबारा से रिंग करना शुरू करती है तो वहाँ पे मौजूद हर एक को उस बेल की आवाज सुनाई देती है। वो कहते हैं कि आखिर कौन है जो कि डीमन सप्रेशन बेल को बजा रहा है। ये सुनते ही यहाँ पर टाइशुआन टावर की वो लड़की कहती है फादर हमारा काम हो गया है, इन लोगों को आज यहीं पे ही खत्म कर देते हैं। इन लोगों ने वैसे भी हमारे साथ धोखा किया है। मगर ज्यूशेन से एक डिसाइपल कहती है कि नहीं, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमारे पास वो मैजिक बेल है ही नहीं। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि ज्यूशेन तुमने अच्छी ट्रिक चली है, तुम हमारा ध्यान भटकाकर वो मैजिक बेल चुराने की कोशिश कर रही थी, मगर वो लेडी भी उससे सेम यही बात करती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। यहाँ पर वो दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर हमें दिखाया जाता है कि टाइशुआन सेक का वो एल्डेस्ट सन आता है और कहता है कि फादर हमारी डीमन सप्रेशन बेल वो बिल्कुल ठीक है, उसे किसी ने भी नहीं चुराया है। ये सुनकर वो लोग थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं और यहाँ पर जियांग कहता है कि अच्छा तो वो डीमन सप्रेशन बेल इस लड़की के साथ जुड़ी हुई है और इसकी मौत के साथ ही वो वाइब्रेट हो रही है। और बाहर खड़े हुए उनके मास्टर्स कहते हैं कि तुम दोनों फौरन से अपनी शादी को छोड़ो और बाहर आ जाओ,
हम लोग अब ज्यादा देर इंतजार नहीं करेंगे। यहाँ पर जियांग वो कुछ सोचना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ से वो लड़की दोबारा से जिंदा हो जाती है और वो जियांग से कहती है कि अच्छा, तो मुझे अब समझ में आ गया, तुम भी डीमन सेपरेशन बेल लेना चाहते हो और तुम अपनी इमोर्टल बॉडी को रिवील नहीं करना चाहते। तो जियांग कहता है हाँ, तो क्या हुआ? तो वो लड़की कहती है इतनी भी क्या जल्दी है, वैसे भी अब हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो हमारे पास बहुत टाइम है, हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं। इतने में हमें दिखाया जाता है उनके मास्टर्स वो दरवाजे को लात मारकर अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनके डिसाइपल्स तो यहाँ पर है ही नहीं, जिस पर वो लोग एक दूसरे को फिर से इल्जाम देना शुरू करते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारे डिसाइपल ने कोई हरकत की है। उन लोगों को लग रहा था कि शायद वो दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं, मगर अचानक से जियांग वो अपने बेड से झांक कर उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोग अंदर क्यों आ गए? उसे वहां पर देखकर उस लेडी को हैरानी होती है कि ये तो जिंदा है और मास्टर टाइशवान खुश होता है कि मेरे बेटे ने अपना काम कर दिया है। वो शाओयू के बारे में कहता है कि वो लड़की काफी खूबसूरत थी मगर बदकिस्मती से वो अब मर चुकी होगी। वो अपने बेटे से कहता है कि जल्दी से उसकी बॉडी को कॉफिन में डालकर इन लोगों के हवाले कर दो और इन्हें यहाँ से चलता करो। मगर हमें दिखाया जाता है वो लड़की भी नीचे से झांक कर देखती है और कहती है आप लोग किसे भेजने की बात कर रहे हैं? तो उस लड़की को देखते ही मास्टर टाइशवान भी हिल जाता है कि ये तो जिंदा है और वो लड़की कहती है कि इसने इस लड़के को अभी तक मारा नहीं है। वो फौरन से अपने डिसाइपल से कहते हैं कि आखिर तुम लोग इस तरह की पोजीशन में क्यों बैठे हुए हो? जिसके बाद उस लड़की को पता चलता है कि वो पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है। वो फौरन से अंदर चली जाती है और वो लड़का कहता है कि हमारी अभी तो शादी हुई है और हमें एंजॉय भी नहीं करने दे रहे, हमें बहुत ही जरूरी काम निपटाना है, इसलिए आप लोग फौरन से बाहर चले जाएं। ये कहने के साथ वो दरवाजा बंद करते हुए उन्हें बाहर भेज देता है, जिस पर वो दोनों ही मास्टर्स कहते हैं कि हमारे डिसाइपल्स में तो जरा भी शर्म नहीं है, उन लोगों ने हमारा नाक कटाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लगता है कि अब हमें इनका बाहर आने का इंतजार करना पड़ेगा और हमें फिर से कुछ और ड्रिंक्स पीनी पड़ेंगी। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जियांग वो उस लड़की से कह रहा होता है तुम्हारी बॉडी तो सच में कमाल है, इसे मारा नहीं जा सकता, इसे इंजर्ड भी नहीं किया जा सकता, जबकि किसी भी डीमन को मारा जा सकता है, मगर तुम बिल्कुल डिफरेंट हो। मगर वो लड़की भी कहती है कि मैं तो तुम्हारी बॉडी के बारे में भी जानना चाहती हूँ, तुम भी बिल्कुल डिफरेंट हो, मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम किस तरह के क्रीचर हो। और फिर ये सीन यही कट हो जाता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि शाओयू सुबह होते ही अपनी मास्टर के पास जाती है और उसके पास जाते ही रोना शुरू कर देती है कि मास्टर वो लड़का मुझसे ज्यादा ताकतवर निकल आया जिससे मैं उसे नहीं मार पाई, अब बदकिस्मती से मेरी शादी उसके साथ हो चुकी है तो मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा, लगता है शायद मैं अब ज्यादा टाइम आप लोगों के साथ नहीं रह पाऊंगी। उसकी मास्टर से कहती है कि तुम्हें इतना अच्छा मौका मिला था, तुम उसे जब भी चाहती मार सकती थी, मगर वो लड़की बताती है कि उसकी बॉडी वो बहुत ही खास है, उसे मारना इतना आसान नहीं है। जिस पर उसकी मास्टर कहती है कि अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाने वाले हैं। और यहाँ पर जियांग का फादर उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या कहा तुमने? लॉन्ग टर्म प्लानिंग? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हें उसे मारना था, न कि तुम्हें उसकी बॉडी में इंटरेस्ट लेना था। और उसकी सिस्टर भी कहती है कि अगर तुम उस लड़की की बॉडी को बिल्कुल सही सलामत हालत में मेरे हवाले कर दो तो मैं उसकी कॉन्शियसनेस को हजारों सालों के लिए प्रिजर्व कर सकती हूँ। मगर उसका भाई कहता है कि अब तो सारे किए कराए पर पानी फिर गया है, क्योंकि हमारे रूल्स के हिसाब से जियांग ब्रदर वो उस लड़की को नहीं मार पाया, इसका मतलब ये है कि वो अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाया, इसका मिशन फेल हो गया है, तो ये मिशन उसके लिए काउंट नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शाओयू वो अपनी मास्टर के सामने अभी भी रो रही होती है और वो अभी भी यही बहाना बना रही होती है कि वो लड़का कुछ मिस्टीरियस है और उसे मारना इतना आसान नहीं है। उसकी मास्टर उससे कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद शाओयू तुम जियांग के साथ अपने घर वापस जाओगी और वहां पर जाने के लिए तुम्हें बहुत ही लंबा टाइम मिलेगा, तुम रास्ते में ही उसे वहीं पे ही टपका देना। मगर यहाँ पर जियांग वो अपने भाई को बता रहा होता है कि उस लड़की के पास तो डीमन सेपरेशन बेल है ही नहीं, तो फिर उसे मारने का फायदा ही क्या। वैसे भी अब 3 दिन के बाद मैं शाओयू को लेकर उसके घर वापस जाने वाला हूँ, तो फिर इससे अच्छा मौका और कोई हो ही नहीं सकता कि मैं वापस उसके घर जाऊं और वहां से डीमन सेपरेशन बेल चुरा लूं। मगर उसका फादर कहता है ये सफर बहुत ही लंबा है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है, जिस पर जियांग कहता है आप बेफिक्र हो जाए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा।
जिसके बाद हमें एक येलो स्पिरिचुअल ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से उड़ते हुए कहीं जा रहा होता है और वहीं पे ही हमें नीचे एक जगह एक ओल्ड मैन और एक छोटी बच्ची को दिखाया जाता है। बच्ची कहती है कि ग्रैंडपा आखिर ये इमोर्टल अलायंस क्या चीज है? तो वो ओल्ड मैन उसे बताता है कि इमोर्टल अलायंस असल में डीमंस के खिलाफ बनाया गया था जब स्पिरिचुअल और हेवनली डीमंस वो मोर्टल वर्ल्ड में आ गए थे और वहाँ पे हर एक चीज को तबाह बर्बाद करने लगे थे। तो उन्हें रोकने के लिए इमोर्टल सेक्ट ने अपने बहुत सारे लोगों को भेजा था और उन्होंने एक साथ मिलकर सारे ही डीमंस को खत्म कर दिया था। जिसके बाद इमोर्टल्स ने मोर्टल वर्ल्ड में अपना एक अलायंस बना लिया था जिसमें उन्होंने कुछ सेक्ट्स को अपने साथ शामिल कर लिया था और ये कहने की ही देर थी कि वो स्पिरिचुअल ड्रैगन उनके ऊपर से होकर गुजरता है जिससे वो लोग थोड़ा सा डर जाते हैं। मगर वो ओल्ड मैन जब उस ड्रैगन को देखता है तो वो पहचान जाता है कि ये तो अपर 3 सेक्ट का ड्रैगन है। जिस पर वो बच्ची कहती है कि अपर 3 सेक्ट ये क्या है? तो ओल्ड मास्टर उसे बताता है कि ये असल में उन 9 इमोर्टल सेक्ट्स में से 3 सेक्ट हैं जो कि डीमन सप्रेशन बेल और डीमन स्लैंग बेल दोनों को हासिल करना चाहते हैं। मगर अभी तक टाइशुआन टावर ने और जूशुआन सेक्ट ने वो चीजें इन्हें वापस नहीं की है। यही वजह है कि ये तीनों के तीनों मास्टर्स काफी टाइम से उन कीमती ट्रेजर्स को दोबारा से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ऊपर एक प्लेटफॉर्म मौजूद होता है जिसके ऊपर 3 स्टैचूज होते हैं। एक लेडी का स्टैचू होता है जो कि बाकी के 2 स्टैचू से कहती है कि हमें दोबारा से अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना होगा। अगर मेरे इन्फिनिट सेक्ट ने हमला कर दिया तो फिर हम लोग अपने तीनों के तीनों ट्रेजर्स को वापस हासिल कर लेंगे। मगर वहाँ पे बैठा हुआ उनका वो मास्टर होता है वो कहता है कि मेरे लिए तो 2 दिन भी काफी है। इतने में हमें वहाँ पर वही स्पिरिचुअल ड्रैगन दिखाया जाता है। वो उन लोगों से कहता है कि बस बहुत हो गया, अगर तुम लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि तुम लोगों ने बाकी सेक्ट्स के अगेंस्ट एक्शन लिया है और हमारे सीक्रेट ट्रेजर्स के बारे में भी सबको पता चल जाएगा। मगर वहाँ पे मौजूद दूसरा मास्टर कहता है कि अगर उन लोगों ने इन ट्रेजर्स को यूज करना सीख लिया तो फिर क्या होगा? मगर वहाँ मौजूद वो बीच वाला मास्टर कहता है कि ये मामूली से मोर्टल से इन्हें क्या मालूम के इन सीक्रेट ट्रेजर्स को किस तरह यूज किया जाता है। उन्हें यूज करने के लिए जो कोड होता है उसे क्रैक करने में भी हमें कई साल लग जाते हैं। तो ये आम से ह्यूमंस उन्हें पूरी जिंदगी भी क्रैक करने की कोशिश करें तो भी वो उस कोड को क्रैक नहीं कर पाएंगे। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से शाओयू को दिखाया जाता है। वो फौरन से जियांग यू के पास चली जाती है तो जाते ही उससे लिपट जाती है जिस पर जियांग कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये मेरा टाइशुआन टावर है, कोई ऐसी जगह नहीं कि जहाँ तुम घूमो फिरो और तुम्हें यहाँ पर लोगों से बच कर रहना चाहिए। मगर वो लड़की कहती है कि मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मुझे रात में यूं अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। हमारी वेडिंग नाइट तो वैसे ही खराब हो गई थी, क्यों ना आज हम लोग कोई अच्छी सी डील कर ले। तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम मुझसे मांग सकते हो, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर उसके बदले में तुम्हें मुझे पूरा टाइशुआन टावर घुमाना होगा, मुझे हर एक चीज दिखानी होगी। तो जियांग कहता है मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम उस बेल को ढूंढना चाहती हो। मगर वो लड़की फौरन से उसके पीछे लिपट जाती है और कहती है कि चलो अब मुझे अपनी पीठ पर उठाकर लेकर चलो। मगर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जियांग की सिस्टर भी मौजूद होती है और वो इस हरकत पर उस लड़की पर बहुत गुस्सा होती है और वो कहती है कि एक मर्तबा तुम ब्रदर जियांग से अलग हो जाओ और मेरे हाथ में आ जाओ तो मैं तुम्हारी ये कैंची जैसी जबान काट दूंगी। अगले सीन में हमें एक ईगल बर्ड को दिखाया जाता है और नीचे कुछ लोग मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि शुक्र है कि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। इमोर्टल अलायंस के लिए काम करना तो सच में एक कोई गंदा काम करने जैसा है। पता नहीं हम लोग इन इमोर्टल अलायंस के लोगों को मार क्यों नहीं देते। इतना कहने के बाद वो लोग उस ईगल बर्ड का शिकार करके उसे कैच कर लेते हैं। और एक लड़का कहता है कि हम लोगों ने बहुत पहले ही इमोर्टल अलायंस को तोड़ दिया है, चलो अब इस ईगल को रोस्ट करके खाते हैं। हम लोगों ने ब्रदर जियांग के लिए न जाने कितने बेकार से काम किए हैं, हमारे तो हाथ भी गंदे हो गए हैं, इसीलिए आज इसी ईगल से गुजारा करना पड़ेगा। वो लोग अभी आपस में बातें कर रहे होते हैं, इतने में अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है तो वो लोग उसी ईगल को वहीं पे ही छोड़ देते हैं और फौरन से वहां पर छुप जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहां कोई और नहीं बल्कि खुद जियांग आता है और वो उस लड़की को अपने पीठ पे उठाए हुए था। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो जियांग उसे उतार देता है और कहता है कि मैं तुम्हें टाइशुआन टावर का एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखाने के लिए लाया हूँ। और वहां पे छुपे हुए वो लोग उन्हें इस तरह देखकर काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि मास्टर
अपने ब्रदर जियांग की इस सेठ लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करवाई है। पता नहीं ये लोग खुश हैं भी या नहीं। और वहाँ मौजूद वो लड़का कहता है कि ब्रदर जियांग तो सच में कमाल है, वो इस लड़की से बिल्कुल भी नहीं डरता और उसे ज्यूशैनसेक की मेंबर होने के बावजूद भी एक्सेप्ट कर रहा है। और वो लड़की भी कहती है कि चाहे ये सेंटेंस कितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, ये हमारे ब्रदर जियांग का दिल नहीं पिघला सकती। और दूसरी तरफ शाओ यू वो उस जगह को देखती है तो वो कहती है ये देखने में काफी अच्छी जगह है, यहाँ से व्यू भी बहुत ही अच्छा नजर आता है। वो एक पहाड़ के किनारे जाकर खड़ी हो जाती है और नीचे देखती है कि वो पहाड़ काफी ऊंचा है और नीचे गहरी खाई है। और पीछे से जियांग आते हुए कहता है कि तुम्हें अच्छा व्यू देखना है तो यहाँ से नीचे जाते हुए तुम्हें काफी अच्छा व्यू नजर आएगा। ये कहने के बाद वो उसे धक्का देने की कोशिश करता है तो वो लड़की फौरन से नीचे कूद जाती है और अपनी सूट के जरिए उस माउंटेन के किनारे को भी तोड़ देती है, जिससे जियांग भी वहां से नीचे गिरता है। तो वो लड़की फौरन से उन पत्थरों के जरिए वापस ऊपर आ जाती है और कहती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड क्यों ना मैं ये व्यू तुम्हारे साथ मिलकर शेयर करूं। ये सुनने के बाद जियांग वो फौरन से एक सोड को पकड़ता है और सोड के जरिए फौरन से वापस ऊपर की तरफ आ जाता है। और वो लड़की भी जब नीचे आती है तो जियांग उससे पहले ही नीचे आकर उसे कैच करता है और एक रोमांटिक सा माहौल क्रिएट हो जाता है, जिस पर वहां पर छुपे हुए लोग वो ये देखकर काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि इनके बीच तो कमाल की केमिस्ट्री है, लगता है कि इन दोनों के ख्यालात आपस में मिलते हैं। अगले सीन में फिर वो अपनी वाइफ को घुमाने के लिए एक रिवर की तरफ लेकर आता है जो कि ब्लेजिंग रिवर होती है और पूरी तरह से मैग्मा यानी लवा से भरी हुई होती है। और उस जगह को देखकर वो लड़की कहती है कि ये जगह तो कमाल की है, यहाँ पर किसी को दफनाना बहुत ही आसान होगा। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी के जरिए उस रिवर से बहुत ज्यादा लावा ऊपर की तरफ उछालती है। तो जहाँ कहता है कि ये जगह तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर फायर वर्क काफी मजा करेगा। ये कहने के बाद वो उस सारे के सारे लावा को फायर वर्क में कन्वर्ट कर देता है। वहाँ पे छुपे हुए लोग वो काफी सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि इन लोगों की केमिस्ट्री तो कमाल की थी, मगर इन लोगों का कोलेब्रेशन भी किसी से कम नहीं है। ये दोनों एक साथ मिलकर एक रोमांटिक सीन बना रहे हैं। अगले सीन में जियांग उसे गेट ऑफ हेल की तरफ लेकर आता है और कहता है कि अगर तुम जाना चाहो तो तुम जा सकती हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम वहां से जिंदा वापस नहीं आओगी। ये सुनने के बाद शाओयू कहती है कि इसका मतलब तो ये है कि ये जगह अपने ट्रेजर छुपाने के लिए बहुत ही कमाल की होगी। मगर पीछे खड़े हुए वो डिसाइपल कहते हैं कि इनकी जोड़ी कितनी कमाल की है, लगता है इस लड़की को ब्रदर जियांग से मोहब्बत हो गई है और वो ब्रदर जियांग की मोहब्बत में गेट ऑफ हेल तक पहुंच गई है। मगर अचानक उन लोगों को एक किलिंग इंटेंट फील होता है और हमें दिखाया जाता है वहां पर एक सोड आकर गिरती है, जिसके साथ हम लोग जियांग की सिस्टर को देखते हैं। वो फौरन से अपनी सोड निकालकर चाओयू की तरफ सीधी करती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने परमिशन दी है? यहाँ पर आउटसाइडर का आना अलाउड नहीं है, अगर कोई आता है तो उसे यहाँ पर जान से मार दिया जाता है। ये सुनते ही शाओयू डर जाती है और वो फौरन से जियांग का शोल्डर पकड़ते हुए कहती है कि मेरे प्यारे हस्बैंड जरा देखो तो सही ये क्या कह रही है, मैं कोई आउटसाइडर थोड़ी हूँ, मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। वो जियांग को कहती है ऐसा करो कि तुम इस लड़की को मेरे साथ यहाँ पर छोड़ दो। ये लड़की जिस तरह की बातें कर रही है मुझे डर लगता है कि शायद ये कोई ज्यादा ही खतरनाक होगी। मगर यहाँ पर जियांग कहता है कि शाओयू तुम्हें तो मैं सब कुछ दिखा चुका हूँ, चलो अब तुम इसके साथ घूमने जाओ। ये सुनते ही शाओयू कहती है मैं जो चीज देखना चाहती थी वो तो तुमने मुझे दिखाई ही नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओयू वो जियांग से कहती है कि तुमने मुझे टाइशुआन टावर घुमाया है तो इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। वो एक मैप की तरफ इशारा करती है जिसमें वो जियांग को कीशिया सेक का इशारा करती है। तो जियांग थोड़ा सा सरप्राइज होता है, मगर वो लड़की उसे बताती है कि मैंने कीशिया सेक्ट में अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन की है, पिछले कुछ दिनों में उनकी स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ गई है। मुझे पूरा यकीन है उन लोगों के पास कोई ऐसा सीक्रेट ट्रेजर आ गया है कि जिसकी वजह से वो लोग काफी तेजी से इम्प्रूव कर रहे हैं। तुम्हें यहाँ पे भी वही काम करना है जो कि तुमने होम फैमिली के साथ किया था, तुमने इन्हें भी पूरी तरह से वाइप आउट कर देना है। ये सुनते ही जियांग फौरन से वहां से चला जाता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ को रात को अकेला छोड़कर जा रहे हो। तो जियांग कहता है कि लगता है तुम मरना चाहती हो, मैं तुम्हारे करीब रहूंगा तो तुम्हारे मौत के चांसेस ज्यादा होंगे। ये कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और उस लड़की पर नजर रखने के लिए वो अपनी सिस्टर को वहां पर छोड़ जाता है। उस कॉप सिस्टर को वहां पर देखते ही शाओयू कहती है कि लगता है मेरी शादी जियांग से नहीं तुमसे हुई है, तुम मुझ में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले
दे रही हो। ये कहने के बाद वो वहाँ पर एक पोट के अंदर एक एसेंस मिलाने की कोशिश करती है, तो वो कॉर्प गर्ल फौरन से उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बॉडी में इंटरेस्टेड हूँ। मैं तुम्हारी बॉडी को एक कॉर्प बॉडी में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। जिस पर शाओयू कहती है कि मगर ऐसा क्यों? क्या तुम्हें डर लगता है कि मैं जिंदा रहूंगी तो तुम्हारे लिए खतरा बनूंगी? जिस पर वो कॉर्प गर्ल कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, जिंदा लोग वैसे भी एक मुसीबत होते हैं। यहाँ तक कि जब मुझे मारने के लिए कुछ लोगों ने मेरी फैमिली पर हमला किया था तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए कुछ कॉर्प बॉडीज का सहारा लिया था और उनके अंदर जाकर छुप गई थी। ये बातें सुनने के बाद शाओयू कहती है, अगर ऐसा है तो फिर मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। तो वो कॉर्प गर्ल कहती है कि हाँ तुमने सही कहा है, बस तुम्हारे मरने का इंतजार है। जैसे ही तुम मर जाओगी तो ब्रदर जियांग वो तुम्हारी बॉडी मेरे हवाले कर देंगे, मगर वो फिलहाल तुम्हें नहीं मारना चाहते। उन्होंने कहा है कि तुम अच्छी लड़की हो और ब्रदर जियांग वो भी बहुत अच्छे हैं और पूरे टाइशुआन टावर में कोई भी इंसान बुरा नहीं है। ये सुनकर शाओयू से कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब फिर ये है कि तुम लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए टाइशुआन टावर में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई होंगी। जिस पर वो लड़की उसे बताती है कि हाँ ऐसा ही है, हमारा टाइशुआन सेक्ट का मास्टर वो खुद भी हमारी डीमन स्लैंग बेल तक नहीं पहुंच सकता। मगर अचानक से उसे चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, जिस पर हमें समझ में आता है कि वहाँ उन लोगों के सामने जो अगरबत्ती जल रही होती है जिससे थोड़ा सा स्मोक निकल रहा था, वो असल में एनेस्थेटिक पाउडर था, जिसकी वजह से उस कॉर्प गर्ल को अब चक्कर आना शुरू हो गए थे। और शाओयू उससे जितनी इंफॉर्मेशन उगलवाना चाहती थी उसने इंफॉर्मेशन उगलवा ली थी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जब वो लड़की बेहोश हो जाती है तो शाओयू अपना भेष बदलती है और फौरन से उस डीमन स्लैंग बेल को हासिल करने के लिए निकल जाती है। मगर हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई और भी शख्स मौजूद होता है जो कि इस सारी सिचुएशन को नोट कर रहा होता है। ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।